वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजन कर दिया है। एक साल में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ गया। अब हमारा हदफ माशी शरे नमू है। माशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। माशी तरक्की के लिए आशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरे सूद में नुमायां कमी हुई। आज भी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने सरमायाकारों को बताया है कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है और अब सरमायाकार पाकिस्तान आकर हमें तजावीज़ दें, हम उन्हें गौर से सुनेंगे और अमल पैरा होंगे। दूसरी तरफ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में इतराफ़ किया है कि मईशत मुस्तहकम होने के बाद पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की के समत में गामजन है और अफराते ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़्म की भी तारीफ़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। तीसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का भी कहना है कि शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की बढ़ने का इतराफ़ कर रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। माशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। रुपया मुस्तहकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि महंगाई भी कम हो रही है। नवाज शरीफ का कहना था कि बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। यूं शहबाज शरीफ के दावे, IMF के एतराफ़ और नवाज शरीफ की भाई के लिए भरपूर तौसीफ से ये तो वाज़ेह है कि शहबाज हुकूमत मैक्रो मईशत में कदरे इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही है। माहिरीन मईशत का इस बात पर इत्तफाक है कि मैक्रो मईशत के असरात अवाम तक पहुँचाने के लिए माइक्रो मईशत को भी बेहतर करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से गुज़िश्ता 1-2 सालों से जिस तरह की नाउमीदी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मैक्रो मईशत के सुधार ने उन कोशिशों को काफ़ी हद तक नाकाम बनाया है। मगर इसी के साथ एक और अहम हकीकत को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तरक्की भले ही मैक्रो लेवल पर हो या माइक्रो, इसे सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पड़ती है और इस हकीकत को नून लीग से बेहतर और कौन जान सकता है। नवाज शरीफ के पहले दौर और आखिरी दौर के बारे में यही कहा जाता था कि मैक्रो लेवल पर मईशत कदरे मुस्बत आशारिये दे रही है, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी अदम इस्तेहकाम को भी शदीद कर दिया। 2017 के बाद खराब होने वाली माशी सूरत हाल इसकी अहम मिसाल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत ने जिस मैक्रो माशी इस्तेहकाम को हासिल किया है, क्या मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में ये सफ़र यूं ही जारी भी रह पाएगा? पैनल इस पर क्या राय रखता है, यही कोशिश करेंगे सवाल इस तरह से। बल्कि पहले पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, रज़ा रूमी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। अब जानते हैं कि जो कुछ IMF कह रहा है, इतराफ़ कर रहा है, शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? सवाल इस तरह से, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ गया, शहबाज शरीफ का दावा, IMF का इतराफ़, क्या मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में माशी बेहतरी का सफ़र जारी रह पाएगा? शहजाद साहब, आपके ख्याल में जिस ग्रोथ की बात हो रही है, जिस माशी इस्तेहकाम की बात हो रही है, जिस सफ़र के आगाज़ की बात हो रही है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये इसको आगे लेके जा पाएगी या ये वो इररेलेवेंट होती जाएगी, सफ़र बढ़ता जाएगा? आपको क्या नज़र आता है? देखिए, अदम इस्तेहकाम तो है, सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसका असर ज़िंदगी के हर शोबे में पड़ता है। मईशत पे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह यह है कि मईशत में ग्रोथ, जिसको हम कह रहे हैं कि ग्रोथ कैसे आएगी, जब तक सरमायाकारी नहीं होगी उस वक्त तक ग्रोथ नहीं हो सकती। यानी पैसा लगेगा तो वो और पैसा बनाएगा, मईशत का बुनियादी असूल है। तो पैसा लगाने वाले जो हैं वो जब इंतशार और अफरा तफरी देखते हैं, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही हो, लेकिन आप उसका एक अक्स माशरे पर नजर आता हो, तो जाहिर है कि वो फिर अपना पैसा ना निकालते हैं ना लगाते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल है, उसमें वो पैसा अपना नहीं निकालते और नहीं लगाते। तो ये तो बुनियादी एक ऐसी बात है जिसमें कि हम ये अगर उम्मीद करें कि इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकलेगा, नहीं, तो उसके लिए हमें इस्तेहकाम लाना होगा, सियासी इस्तेहकाम। उसके आगे जाके बात कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजूहात क्या। दूसरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक जिसे हम कहते हैं, इंडिकेटर्स क्या, दो बुनियादी चीजें हुई। डिफॉल्ट से तो हम बच गए, वो तो PDM के जमाने से कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि उसके अंदर फिर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जितनी हमारी दरामदात हैं और बरामदात हैं, उसके अंदर एक तवाज़न सा इस वक्त कायम है। उसकी एक वजह यह है कि हमने दरामदात को बंद करके रखा हुआ है, और बरामदात जितनी हैं उतनी ही हैं, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं रही, बहुत मामूली सतह पे बढ़ रही हैं। दरामदात ना हो तो फिर भी ग्रोथ नहीं होती, तो ये दूसरी वजह है कि ग्रोथ, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको स्टेबल नजर आता है। फिर कर्ज वापस करना जो है पाकिस्तान को, वो कम से कम $25 अरब है सालाना अगले 3-4 साल के लिए।
उसके लिए जब आपने 25 अरब डॉलर वापस करने हैं तो आपको हमेशा 15-16 अरब डॉलर की कमी रहती है। उसमें रोल ओवर भी करते हैं आप, और फिर कोशिश करते हैं कि हम कहीं बॉन्ड कुछ फ्लोट करें, कहीं से पैसा निकालें, कोई और कर्ज लें और उससे अपना कर्ज अदा करें। इसी पिछले साल के अंदर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट है, जो खुली मार्केट है, वहां से बाजार से 9 अरब डॉलर खरीदा है स्टेट बैंक ने पिछले साल के अंदर अपनी इस जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं, जब हम सवाल करते हैं कि उससे आम आदमी की जिंदगी में क्यों कमी बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि डॉलर को हमने उस कीमत पर रखा हुआ है जहां पर हमने IMF के साथ एग्री किया हुआ है। वरना अगर वो 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक ना लेता तो आज डॉलर शायद आपको 220-215 के ऊपर बिक रहा होता। तो ये वो चंद चीजें हैं जो कि जब हम IMF से लोन लेते हैं तो उससे ये मामला इस तरीके से बढ़ते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जहां पर आबादी बढ़ने की शरह 2.6% हो सालाना, और आपकी जो ग्रोथ है वो 2 और 2.5% के करीब, यानी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, तो आप हमेशा जीरो रहते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेट ग्रोथ है उसके अंदर। तो कभी भी वो तरक्की जो आप रफ्तार चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाती। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनको कि दुरुस्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको भी ज़ैम साहब बताएंगे कि जब तक पॉलिसी, रिस्ट्रक्चर, टैक्स, रेवेन्यू, ये तमाम चीजें हैं, इनको जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती, आप टैक्स और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, और उसके बाद आप लोगों को इस तरफ माइल नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर एक कानून की अमलदारी है, और उस कानून के अंदर रहते हुए सरमायाकारी अगर आप करेंगे तो आपका सरमाया महफूज है। ये वो सवाल है जो हम कल भी बात कर रहे थे, जिसके ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक था या हायर कोर्ट से मुतल्लिक है। ये एश्योरेंसेस देना हमारी हुकूमत का काम है, सिर्फ नारों से, इन चीजों से बात नहीं होती। फाइनली इस चीज के ऊपर आ जाइए कि ये सियासी इस्तेकाम आएगा कैसे। अब सवाल ये पैदा होता है, या तो PTI को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए, मुश्किल लगता है फिलहाल, हो भी सकता है अगले 3-4 साल में खत्म हो जाए, लेकिन या वो खुद अपने आप को खत्म कर लें जिस तरीके से चल रहे हैं, तो इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या उसके बावजूद, PTI के होने के बावजूद हम ये शरायत तरक्की हासिल कर सकते हैं? मुश्किल नजर आता है। उनको साथ मिलाना जरूरी होगा ताकि एक इस्तेकाम का थोड़ी सी शायबा सा आ जाए, एक लोगों को पता लगे कि हाँ शायद इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो जो मईशत के अंदर एक आना होता है, एक एनर्जी आनी है, वो फिर शायद हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट के बाद ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चंद चीजें मेरी तरफ से। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, नवाज शरीफ के अपने 2 अदवार की मिसालें हैं, 1990 से 93 और फिर 13 से 17 तक। पहले के मुकाबले में इन अदवार में बेहतर मैक्रो आशारिये हुए, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को रिवर्स गियर लगा दिया। अब मैक्रो मईशत फिर बेहतर होने की बात IMF ने भी एक्सेप्ट कर ली है, शहबाज शरीफ साहब भी दावा करें। क्या शहबाज शरीफ साहब काबीना से तालियां भिजवाने में जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहीं तक ही मामला पहुंचता है जिसके बाद एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सामने खड़ी होती है? देखिए आयशा, जाहिर बात है गवर्नमेंट्स क्रेडिट लेने के लिए फौरी तौर पर तैयार होती है, और खुसूसन मौजूदा जो गवर्नमेंट है जिसके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर्स भी हैं, कुछ लेजिटिमेसी के इश्यूज भी हैं। आपको पता है कि उनके आए दिन कोई भी तकरीर का आगाज फॉर्म 47 के तस्करे के बगैर नहीं होता। अब इन हालात में इसलिए उनको तालियां बजवाने का तो बिल्कुल वो शौक है, क्योंकि वही उनकी जस्टिफिकेशन बनती है। जहां तक मईशत का ताल्लुक है तो शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से बहुत से मुहर्रिकात जो हैं माशी तरक्की के और इस्तेहकाम के, उनका जिक्र किया। देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात उसमें इजाफा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो उसका एक बहरान रहा है। बैरूनी सरमायाकारी भी और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पैसे नहीं लगा रहे। और सियासी अदम इस्तेहकाम से बड़ा मसला मेरे नज़दीक सिक्योरिटी का और दहशत गर्दी का है। जैसे आपने देखा है कि हमारे जो सीपेक के बहुत सारे मंसूबे और चाइनीज इंजीनियर्स जो है वो सिक्योर नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर जो है वो हुए हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने खैबर पख्तूनख्वा में क्या अजीब व गरीब एक खून की होली खेली हुई है। हर रोज के हिसाब से पिछले 1 साल में हर रोज तकरीबन 1 से 2 अटैक्स हुए हैं। यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं गया पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में बल्कि जहां पे इस तरह के अटैक्स ना हुए हों। और फिर बलूचिस्तान देख लीजिए, जहां से बहुत तवक्कुआत थी, जहां पे मादनियात भी हैं, गवादर का पोर्ट भी है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है। उधर आपको पता ही है कि वहां भी जो है एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है।
और वो अब बैरूनी मुल्क से उसकी सपोर्ट होती है, उसकी अंदरूनी कितने सहूलतकार है, ये बातें तो हुकूमत ही देखेगी बेहतर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है। अभी आप देखिए सऊदीज भी आना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो जो अमेरिका से साहब आए थे जेंट्री बीच, वो भी कह रहे थे कि मिनरल्स में वो इंटरेस्टेड है। अब बात यह कि वो भी तो पढ़ते होंगे ना अखबार, वो भी देखते होंगे, उनकी भी असेसमेंट होगी कि भाई यहाँ तो चीनी आए थे, वो भी महफूज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है। अब आ जाते हैं दूसरा, अच्छा इसका भी कुछ ना कुछ ताल्लुक माशी अदम इस्तेहकाम से आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है और वो अपने सर्वाइवल के चक्कर में ही लगी हो और उनकी सारी तवज्जो जो है वो अपोजिशन को कंटेन करने पर हो कि किस तरह से अपोजिशन या वो किस तरह से जो इमरान खान को बंदी रखा जाए, किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो ये ना हो जाए, अदलिया को कैसे मैनेज करना है। इस वक्त देखें ना सारी तवज्जो वहां पे जा रही है। मैं कोई पार्टिजान तनकीद नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ तनकीद जो होती है मौजूदा हालात में वही होता है कि जी आप इधर के हैं या उधर के हैं। तो मैं उससे कतई नजर बात कर रहा हूँ कि सारी जो तवानाई और तवज्जो है इस वक्त रियासत की और खुसूसन हुकूमत वक्त की, वो इन मामलात पे गई हुई है। बिल्कुल। तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं? तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जैसे शहजाद साहब ने कहा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे ख्याल से पीटीआई इसके कभी साथ तो नहीं देगी इस गवर्नमेंट का, ये तो हमें भूल जाना चाहिए। उनकी तो ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। उन्होंने उसके बारे में लिखा है, उनके रिकॉर्ड पर है, आईएमएफ को खतूत उन्होंने लिखे हैं, आईएमएफ के बाद मुजाहिरा किया है उन्होंने। साहब वैसे आज एक डोजियर भी उन्होंने दे दिया है, जो सीजे को खत भेजा था उसको लेकर और कुछ मजीद चीजें बीच में ऐड अप करते हुए और एक रिपोर्ट को ऐड करते हुए आज डोजियर भी दे दिया है आईएमएफ को। मुलाकात तो नहीं गालबन हो सकी उनकी, बट उन्होंने कंसर्न्स भिजवा दिए। डोजियर दिया वो इसीलिए कि वो उनके ख्याल से वो तो देखिए मुस्तकिल एक उनकी कोशिश रही है। तो मेरा भी ख्याल कि वो अगर उनसे कोई सुलह और वो सफाई भी हो जाए तो वो साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो उनकी सियासत है उसकी डगर ही अलग है। तो लेकिन लेकिन फिर ये तो वो पॉइंट हो गया कि फिर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ही नहीं ना सकती है। ये तो कुछ एक अजीब ही बात होगी कि अभी शहजाद साहब ने जिस तरह कहा कि साथ बैठें और साथ चलें, तो इस पॉइंट पे तो फिर दिखता नहीं है कि कोई एक ग्राउंड निकाल लिया जाए। फिलहाल नहीं दिखता। ठीक हो गया।